हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट। और ये आपके पूरी अकाउंटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? आपका एंट्रीज, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और बाद में साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह निकालना। तो एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे सही से, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में अगर ये चैप्टर है तो ये तो गारंटी से 100% एग्जाम में होती है। तो ये होती क्या है कंसेप्ट? देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले। मान लो ये है आपका एक साल, ठीक है। और आप रेंट देते हो, रेंट एट द रेट ऑफ 1000। एक महीने का रेंट क्या है? 1000 रुपये। और रेंट पेड कितना है? 10,000 रुपये। ठीक है, अभी तक आपने 10,000 रुपये रेंट पे किया है और एक महीने का रेंट कितना बनता है? 1,000 रुपये। ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि जब साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है, तो 12 महीने का खर्चा कितना बनता है? 12 महीने का खर्चा तो 12,000 बनता है रेंट का, लेकिन अभी पे सिर्फ 10,000 किया है। ठीक है। तो यानी कि जो आपका 2,000 रुपये का रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो खर्चे अभी हम देंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है मतलब अभी हमें देना है। देना का मतलब क्या होता है? ये आपकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है। तो यानी कि देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो उसमें से आप क्या करते हो? मेन चीज, आप सेल्स लेते हो और सेल्स में से सारे खर्चे घटाते हो। ठीक है। तो सेल्स है मान लो 50,000। तो ये खर्चा जो है ना, ये खर्चा आप कितना दिखाओगे? यहाँ ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 10,000 तो रेंट पे किया है, लेकिन साल का बनता कितना है? 12,000 रुपये। तो यहाँ पे 10,000 रुपये रेंट दिखाओगे या 12 दिखाओगे? ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो हम दिखाएंगे 12,000 रुपये। क्यों? क्योंकि पूरे साल का इतना बनता है, यानी कि पूरे साल में इतना कोई चीज एक्रू होती है। एक्रू का मतलब कोई चीज क्रिएट होना। जैसे हमारे बैंक में पैसा होता है, बैंक में इंटरेस्ट एक्रू होता है धीरे धीरे। ठीक है। तो यानी कि ये कंसेप्ट ये कहती है कि जो खर्चे होते हैं वो जितने बनते हैं, पूरे साल के जितने बनते हैं वो दिखाएंगे, ना कि वो जो पे किया गया है। ठीक है। तो कोई भी खर्चा कितना बनता है, ठीक है, एक ईयर की जो इनकम है, इनकम का बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? सेल्स हो गया। ठीक है। एक ईयर की जो इनकम है उसमें से आप एक ईयर के एक्सपेंसेस को घटाओगे। ठीक है। तो यानी कि ईयर के एक्सपेंसेस में से आपको ईयर की इनकम में से ईयर के एक्सपेंसेस घटाने हैं, तभी आपको सही प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, कितना पे किया, पेड और नॉट। ठीक है। तो कितना पे किया कितना पे नहीं किया ये रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 का रेंट पे किया गया था इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, और ये जो 12,000 का था इसको मैंने एक खर्चे की तरह दिखा दिया। ठीक है। तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट यही कहती है कि पूरे साल की इनकम दिखानी है और पूरे साल की इनकम में से पूरे साल के खर्चे दिखाने हैं, और उस इनकम में से, पूरे साल की इनकम में से पूरे साल के खर्चे जब घटाओगे तभी आपका सही प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। और एक्चुअली कितना पे हुआ है खर्चा, या इनकम कितनी है एक्चुअल में मिली है, ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं है। यानी कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या पेमेंट मिला है नहीं मिला है, ये रेलिवेंट नहीं है। कितना एक्रू हो गया, कितना क्रिएट हो गया, कितना बनता है, वो हम दिखाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखो। सेल्स है आपकी, ठीक है, आपकी कैश सेल कितनी है? 1,00,000 रुपए, ठीक है, साल की। और क्रेडिट सेल कितनी है? 50,000 रुपए। ठीक है। तो एक्रू का मतलब क्या होता है? जितना हो गया, जितना बनता है। तो यानी कि आप देखो, पूरे साल की टोटल सेल क्या होगी? पूरे साल की आपकी टोटल सेल होगी 1,50,000 रुपये। ठीक है। तो पूरे साल की टोटल सेल आपको ये माननी है 1,50, ना कि ये कैश वाली। ठीक है।
तो यानी कि चाहे कैश में है चाहे क्रेडिट में है, जो खर्चा या जो इनकम बनती है ईयर की वो हम दिखाते हैं, और जो एक्चुअल में क्या पे हुआ है क्या पे नहीं हुआ है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यानी कि देखो अब आपको एक्रूअल कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ ए पीरियड का मतलब एक साल के खर्चे दिखाते हैं, एक साल की इनकम दिखाते हैं, और एक साल की इनकम में से एक साल के खर्चे घटाते हैं, तभी तो हमारा प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या कहती है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ ए पीरियड आर शोन इन फाइनल अकाउंट्स वेदर दे आर पेड और नॉट। ठीक है, तो पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हमें एक साल के खर्चे दिखाने हैं, यानी कि एक पीरियड के एक्सपेंसेस दिखाने हैं, और एक पीरियड की हमें इनकम लिखनी है। ठीक है, और अकाउंटिंग में वो पीरियड कितना होता है, एक साल होता है। ठीक है, और जो एक्चुअल में पे हुआ या नहीं हुआ ये चीज एकदम रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जितना खर्चा बनता है और जितनी इनकम बनती है वो दिखाओगे, एक्चुअल में पेमेंट मिला है गया है ये मैटर नहीं करता है। तो यानी कि आपका ये साल हो गया, इसमें ये एक्सपेंसेस पेड हो गए, मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था। तो अगर एक्सपेंसेस पेड कम है तो हम उसको आउटस्टैंडिंग करके ऐड कर देते हैं, साल तक ले आते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, रेंट पेड कितना था, 10,000 था, और बकाया कितना था, 2,000, तो हमें एक्सपेंस कितना दिखाना है, 12,000 रुपये दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंसेस पेड अगर अगले साल के भी दे दिए, ठीक है, यानी कि आपने रेंट कितना दे दिया, 15,000 दे दिया, और रेंट कितना था, एक साल एक महीने का 1,000 रुपये रेंट था। तो एक महीने का 1,000 है और 15,000 आपने दे दिया, इसका मतलब क्या है, अगले साल के 3 महीने का भी दे दिया है, तो फिर अगले साल का भी हटा दो। ठीक है, तो यानी कि अगर कम दिया है तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, और ज्यादा दिया है तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस करके हटा दो। यानी कि हमें क्या है, एक्सपेंस को साल का एक्सपेंस करना है, कम है तो ऐड कर दो और एक्स्ट्रा पे किया है तो उसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पे किया है अगले साल का वो अगले साल का खर्चा होगा। ऐसे ही इनकम में सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इनकम अगर कम मिली है या सेल कम हुई है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेल आपकी 1 लाख है, और उधार सेल आपकी 50,000 है, तो क्या करोगे आप, सेल कितनी दिखाओगे, 1,50,000 दिखाओगे। ठीक है, यानी कि कितना बनता है साल का वो दिखाते हैं, कितना एक्चुअल में रिसीव या पे हुआ है उसको इग्नोर करते हैं। ऐसे ही इनकम अगर एडवांस में मिल गई है अगले साल की, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम बोलते हैं, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, या फिर अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, या अनएक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो उस इनकम को भी हम हटा देंगे। तो हमारा देखो अल्टीमेट पर्पस क्या हो गया, हमें साल के एक्सपेंसेस दिखाने हैं और साल की इनकम दिखानी है, और साल की इनकम में से साल के एक्सपेंसेस को घटाना है, तभी हमारे को सही प्रॉफिट पता चलेगा। ये कहती है एक्रूअल कंसेप्ट। अब देखो आपकी बुक में क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, ये देखते हैं। तो ये आपकी बुक का एक्सप्लेनेशन है। देखो, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट, accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। तो यानी कि जब ट्रांजेक्शन हो गई है तो उसको लिख लो, यानी कि सेल हो गई है तो उसको लिख लो, और जब उसका सेटलमेंट हुआ है इसका मतलब क्या है, जब उसका पेमेंट मिला है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, यानी कि रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। सेल कब मानोगे, जब सेल हो गई है। ठीक है, यानी कि जब सेल कंप्लीट हो गई है या फिर कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी है। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, यानी कि सेल को सेल मान लोगे चाहे वो कैश में है चाहे उधार में है। तो कैश मिला है नहीं मिला है इस चीज को हम इग्नोर कर देंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एक्स एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। ऐसे ही इन्होंने एक्सपेंस के बारे में बोला है कि एक्सपेंसेस को आप रिकॉग्नाइज कर लोगे उस पीरियड में जिस पीरियड के खर्च हुए हैं, चाहे वो पे हुए हैं चाहे नहीं पे हुए हैं। The concept is particularly important because it recognizes assets, liabilities, income and expenses as and when transactions related to is it are entered into, यानी कि जब ट्रांजेक्शन हुई है तभी उसको मान लेते हैं। यानी कि हमने 2019 के अंदर, देखो, हमने 2019 के अंदर एक मशीन खरीदी। ठीक है, और 2020 में इस मशीन का हमने पेमेंट किया।
यानी कि हमने ये उधार खरीदी थी जब खरीदी थी। तो इसको कब की खरीद मानोगे आप 2019 की खरीद मानोगे, क्योंकि कब पे हुआ है कब पे नहीं हुआ है ये चीज रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। Ram and Company purchases computer on 1st January 2019 amounting to rupees 5 lakh to be paid on 15th April 2019। अब ये देखो 1 जनवरी 2019 एक साल होता है और 15 अप्रैल 2019 दूसरा साल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो यानी कि 1 जनवरी 2019 कौन से साल में आएगा? 2018-19 में आएगा। और फिर 15 अप्रैल वाला जो ट्रांजेक्शन है वो अगला साल हो जाएगा, 2019-20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपने कंप्यूटर खरीदा 1 जनवरी 2019 को एक साल में, और उसके अगले साल उसका पेमेंट किया। जैसे कि मैंने अभी आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया था। सिंस द एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड हैज इन द प्रोसेस incurred a liability to the extent of that amount on 1st January 2019, it must record the transaction in its book of accounts on 1st January 2019। यानी कि 2019 में ही उसे खरीदा माना जाएगा। जब उसका पेमेंट किया है 2020 में, 2019-20 वाले अगले साल में, तो उसको तब की खरीद नहीं माना जाएगा। द ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्डिंग shall reflect that the enterprise owns asset worth rupees 5 lakh and also owns an equal amount of money to the suppliers। जब खरीदा गया है, उधार खरीदा गया है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एसेट क्रिएट हो गई है और उतने ही अमाउंट की आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि आपको वो पे करना है। Similarly, if Ram and Company makes a sale of goods to Shyam and Company on 27 फरवरी 2019 for rupees 15,000 on credit for 2 months, the sale must be recorded on 27 फरवरी 2019, although the amount will be received on 27th of April 2019। तो ये देखो, ये मैंने आपको सेल का एग्जांपल दिया था कि एक साल की सेल है और अगले साल पैसा मिला है। ठीक है, तो जिस साल में सेल हुई है उसी साल में उसको सेल माना जाएगा, और पैसे का मिलना कब मिला कब नहीं मिला ये चीज हम इग्नोर कर देंगे। इस चीज को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको। द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज बीन अर्नड, यानी कि जब आपने सेल कर लिया तो पैसा कमा लिया, और जब पैसा कमा लिया तो वो इनकम आपकी बन गई, चाहे वो मिला है चाहे नहीं मिला है। ऑल्दो द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, सो मैसर्स वीएस एंड कंपनी शुड ऑल्सो रिकॉर्ड the purchase in its books of account on 27 फरवरी because the goods have been purchased along with the although the amount has not been paid। तो ये वीएस नहीं है, यहाँ पे श्याम एंड कंपनी है। ठीक है, क्योंकि श्याम एंड कंपनी ने खरीदा था, तो जो खरीद रहा है वो भी उसको तभी खरीदा हुआ मानेगा जब उसने खरीदा है। जब पेमेंट किया है उस चीज को इग्नोर हम कर देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है आपकी एक्रूवल कंसेप्ट, ये आपकी पूरी अकाउंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। और एग्जाम में जब कंसेप्ट्स आती हैं तो ये कंसेप्ट तो हर हालत में एग्जाम में आएगी। तो इस कंसेप्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हालांकि मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ाई है। देखो अकाउंटिंग में तीन कंसेप्ट होती हैं। अकाउंटिंग में एक तो होती है एक्रूअल कंसेप्ट, और एक होती है मैचिंग कंसेप्ट, और एक होती है कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, ये जो तीन कंसेप्ट है ये एक ही बात करती हैं, बस तीन अलग अलग तरीका है बोलने का। ठीक है, यानी कि एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहती है, साल के खर्चे और साल की इनकम दिखाओगे। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है कि जो सेल है उसी का खर्चा उससे घटाओगे, तो बात तो वही होगी ना, साल की सेल होगी और साल का खर्चा होगा। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहती है, वही बात कहती है कि जब पैसा मिला तब मैटर नहीं करता है, जब आपने बेच दिया तब वो इनकम हो गई, और जब आपने खर्च कर दिया तब आपका खर्चा हो गया। तो एक्चुअल में जो क्या पे हुआ क्या नहीं पे हुआ ये इतना मैटर नहीं करता है। तो इस वीडियो में तो हमने एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ी है।
तो अगर ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, तो ये मैचिंग कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये एक ही कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप तीनों में। ठीक है। और अगर इन तीनों का क्वेश्चन आएगा और आप अगर इन तीनोगे में से एक ही आंसर लिख दोगे तीनों में, तो आप देखना कि आपका आंसर ऑलमोस्ट ठीक होगा। ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये तीनों एक ही बात बोलती है। और जब आप मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि आप तो वही पढ़ रहे हो जो एक्रूवल कंसेप्ट में पढ़ा है। और जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़ोगे, तब भी आपको लगेगा कि आप तो वही चीज पढ़ रहे हो जो एक्रूवल में पढ़ा है या मैचिंग में पढ़ा है। ठीक है। तो ये तीन कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है, ये तीन कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस लेक्चर में तो आपने एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ी है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।